नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा फिजिक्स और जो ज्योग्राफी रहेगा अलग अलग चलेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का हमने आपका लगभग एक चैप्टर समाप्त कर दिया था, सदिश अदिश बताना था। उसके बाद ज्योग्राफी का टर्म आ गया, तो ज्योग्राफी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखिए हमने एस्ट्रोनॉमी आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पूरी तरह से समाप्त समझते हैं, पूरी तरह से जैसे किसी को नहीं कहते पूरी तरह से खत्म कर दो, तो इसे पूरी तरह से खत्म। तो आपको दोस्तों उस चीज को मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना एक नोट्स बनाइएगा। तो हमने आपको जो जरूरी क्वेश्चन, जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पे हमसे देखिए, हम आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कराएंगे। तो आप अपना खुद किताब कलम लेके तैयार रहिएगा कि आप क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम आज प्रश्नोत्तरी कराएंगे जैसा ऑप्शन वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। आपको हमने गैलेक्सी के बारे में आपको सब बताया था, तारामंडल क्या होता है। हमने आपको पूरी विधि विधान से, जैसे कहते नहीं कि आप पूजा करिए विधि विधान से करिए भैया तब लाभ मिलता है, तो वैसे विधि विधान से हमने आपको पूरी तरह से बता दिया था। अगर आज आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी का पिछला क्लास देखिए, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न उत्तरी में यहाँ पे लिखा है कि हमारे अंतरिक्ष मंडल में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में आपको तारामंडल की बात किया जाए तो हमारे इस समय 88 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कभी पीसीएस लेवल या आईएएस लेवल की परीक्षा दीजिएगा तो वहां पे 88, कहीं रेलवे एसएससी भी 89 मानेगा। तो अगर यहाँ पे आपको 88 या 89 दोनों की अगर पुष्टि दिया रहे तो आप 88 भी मान सकते हैं, 89 भी। तो लेकिन हम 88 ही मानते हैं वहां पे। अभी जो तथ्य था, जो देखिए ये खगोल जो होता है एस्ट्रोनॉमी का, कभी बनते रहते निकलते। जैसे देखिए जब आप 2006 के पहले पढ़ते होंगे तो आप बोलते होंगे 9 ग्रह हैं, लेकिन यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया तो फिर 8 ग्रह हो गए। तो समझ में आया। तो इसी हिसाब से बदलते रहते हैं। हम लोग को जो ध्यान देना है इस चीज को देना है। कहते नहीं दुनिया की अफवाहों को हम ध्यान नहीं देंगे, दुनिया की अफवाह ध्यान दीजिएगा तो हो गया काम लफड़े वाला। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा सौरमंडल का नहीं है। अब हमने आपको सौरमंडल के बारे में बताया था कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के अगल बगल, जैसे कहते नहीं मेरे अगल बगल जितना भी क्षेत्र है मेरा है, तो वैसे सूर्य के अगल बगल जो है जितने भी ग्रह उपग्रह है तो उसी को क्या कहा जाता है, सौरमंडल। देखिए सौरमंडल हम इसलिए सौरमंडल का, ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, अरब तारामंडल है, गैलेक्सी अलग है, असंख्य है ना। तो लेकिन उसी में एक हमारा सूर्य है। तो सौर मंडल क्या कहा जाता है, सूर्य के आसपास की जितनी भी चीजें, जैसे कहते नहीं जैसे आपका गांव है भैया, ये हमारे आसपास का जितना भी है ये हमारे लोग हैं, तो वैसे सूर्य के आसपास के जितने भी चीज हैं उनको क्या कहा जाता है, सौर मंडल। समझ में आया आपको। तो सौर मंडल पूरा इसमें पूछा ये जा रहा है कौन सा सौर मंडल का नहीं है, कौन से, जो जैसे किसी गांव में होता है ना, कहते नहीं भैया इसमें देखिए कौन सा इस गांव का नहीं है, ढूंढिए। जो विरोध ही चलता रहता है, सब इधर जाएंगे तो उधर जाएगा, सब बोलेंगे इस गांव का विकास होना चाहिए तो बोलेंगे इस गांव का विनाश होना चाहिए, विकास विनाश। तो इसी हिसाब से बात किया जाए तो कौन सा सौर मंडल का नहीं है। अब आप दिमाग लगाइए, बुध भैया ग्रह का नाम है बुध। अब फ्लोरिडा, ये आ गए बिरदरी से बाहर, ये कहाँ के आ गए, फ्लोरिडा। कहाँ से, फ्लोरिडा वो अमेरिका का कोई शहर है। तो फ्लोरिडा क्या है, फ्लोरिडा अलग दिख रहा है। आप इसके बाद यहाँ देखिए शुक्र है, शनि है। मैंने आपको पहले बोला था, देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़िए ना, आपकी तैयारी कब मानी जाती है, जब आप उसमें ऑप्शन दिए हुए लगभग 80% ऑप्शन को क्लियर करिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, बुध। अब देखिए याद कैसे करना है, जैसे देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। तो बुध क्या है, सबसे नजदीक, जैसे कहते नहीं भैया अरे सबसे रिश्तेदार हो गए, ठीक है। आपसे पूछेंगे भैया सबसे नजदीक रिश्तेदार आपके कौन है, जैसे आपके यहाँ जब शादी विवाह पड़ता है तो कहते हैं भैया सबसे नजदीक उधर है, उधर से बांटने चलिए न्योता। न्योता नहीं समझ, अरे कार्ड, कार्ड बांटने चलते हैं। तो उसी हिसाब से जो बुध है, पहले बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी अपने जिस पे हम लोग रहते हैं, फिर मंगल फिर बृहस्पति।
तो अपने जो है इस बुध के हिसाब से, तो बुध जब सबसे नजदीक है तो आपका देखिए हमने आपको आज एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे कहा गया कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा ना, सूर्य का परिक्रमा काल इसका सबसे जल्दी है ना, तो कब है? अच्छा भैया जो सबसे नजदीक रिश्तेदार होते हैं वही तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ आएंगे, और जो सबसे दूर रहते हैं वो तो साल 4-6 साल में आते हैं जब शादी विवाह पड़ता है, तो उसी हिसाब से बुध है। फ्लोरिडा, शुक्र सबसे चमकीला है, शनि समझ रहे हैं ना आपको सबसे ज्यादा उपग्रह वलय बना हुआ है, ये चीजें समझ में आया आपको, फ्लोरिडा है। सौर मंडल का भाग नहीं है, सौर मंडल का भाग दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहते थे कौन सा सौर मंडल का नहीं है, कौन सौर मंडल का भाग, किसी भाषा से मत परेशान हुई, कहते नहीं आप हमारी नहीं हो और हम आपके नहीं है, दोनों शब्दवा तो वही हुआ ना, आप हमारी नहीं हो हम आपके नहीं है, वो समझ जाइए कहाँ की भाषा होती है कि कहाँ वो यूज होता है, तो ये दोनों एक ही है, भाग मतलब वही हुआ भाई। अरे भैया इसी को भाग भाग तोड़ दीजिए, समझ में आया? तो सौरमंडल का भाग कौन है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हमने आपको बताया था, बिग बैंग की जो थियरी दी गई थी, सूर्य के अलावा 2 ग्रह थे, आपस में किसी कारणवश ब्लास्ट हुआ, तो जिस हिसाब से जो टूटे बड़े ग्रह बन गए, जो टूटे बड़े हुए बड़े ग्रह हो गए, छोटे हुए तो ग्रह हुए, जो उनका टुकड़ा उन्हीं को क्या कहा गया? क्षुद्र ग्रह। समझ में आया? धूमकेतु, ग्रह निहारिका, तो कौन सा होता है सौरमंडल का भाग, कौन सा नहीं है? समझ में आया आपको? तो सौरमंडल का भैया ये भी है, ये भी है, ये निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, ये गैलेक्सी है। समझ में आया कि नहीं? सबसे जब पढ़िएगा उसमें हमने आपको पहले बताया है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से हैं? जैसे सूर्य के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से ग्रह है? तो अब इधर से नोट करते जाइए, सूर्य के बाद देखिए बुध, बुध शुक्र, तो 2 ही पूछ रहा है, बुध शुक्र, ये हो गया। ऐसे याद कर लीजिए भैया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। हमने आपको बताया उस समय जब हम पढ़ा रहे थे, तो आप ध्यान से पढ़िए, अगर अभी भी हो तो उस वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। अब ये समझ में आया भैया बुध शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम मतलब पास पास, अरे भैया खेलते नहीं, अरे भैया अब है यार, लगा बैठिए, लगा समझते हैं गांव की भाषा में, लगा, आइए लगा बैठिए, तो लगा मतलब पास, किसी चीज को तोड़ के अपनी जब भाषा में यूज करिएगा ना बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। समझ में आया आपको? अब बुध है, शुक्र क्या है? सबसे चमकीला है। पृथ्वी पे क्या है? हम है। प्लूटो को तो भैया हटा दिए, बिरादरी से बाहर जा, मौज कर। कई लोग नहीं होते, गलती करते हैं तो बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग वहां के बाद यहाँ चलते हैं, वहां के बाद यहाँ मतलब 5वां के बाद 6वां, वहां के बाद यहाँ नहीं, मतलब यहाँ जमीने से उठ जाइए, जहाँ बैठ के देख रहे हैं तो ऐसा होने हो ना। तो समझ में आया कि नहीं भैया? आ रहा है? तो आप समझिए सुपरनोवा क्या होता है। जब हमने आपको बताया था कि जब तारे की कृति टूटती थी, जब वहां पे बिग बैंग की थ्योरी लगी थी, तो जब वहां पे तारों का अंत होता है तो उसमें जो पदार्थ के मात्रा जब जाते हैं तो उसमें उनकी वजह से जो कभी जैसे कोई चीज टूटता है तो उसमें कई प्रकार के पदार्थ जाते हैं, उनके कारण जो विस्फोट होता है उसी को क्या कहा जाते हैं? सुपरनोवा। समझ में आया कि नहीं? तो सुपरनोवा क्या है? तो जब तारों का अंत होने लगता है तो एक प्रकार से क्या कहा जाएगा? मृत प्राय तारा। मृत प्राय मतलब मरा हुआ तारा। समझ में आया? तो सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारा है। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से या उसकी ताप का। देखिए तारे का रंग जो होता है उसके ताप से संबंध है। क्यों? देखिए जो ताप होता है सूर्य से, जो तारे का ताप, आप देखे होंगे कि मैं जब तारे का जो पढ़ा रहे थे आपको, तो तारों का जो जीवन काल पढ़ा रहे थे हमने आपको, तो उनके हिसाब से उनकी आकृति हमने बताया था, बहुत ज्यादा चमकेंगे तो अंत होने वाला है उनका। जैसे कहते नहीं कोई ज्यादा उतापात मचाता है तो क्या होता है भैया? अंत होने वाला है। तो उसी हिसाब से तो क्या हुआ? तारे का रंग जो सूचक होता है उसके ताप का होता है। समझ आया? अब ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? अब समझिए ब्लैक होल क्या होता है उसके बारे में समझिए। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा। जब ध्यान दीजिएगा, जब तारा सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, समझ में आया आपको, तो वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है।
तो ब्लैक होल की सर्वप्रथम जो जानकारी थी हमारे एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी। समझ में आया आपको? ब्लैक होल, इतना ब्लैक होल समझिए इतना नामक, वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। तो ब्लैक होल की जो जानकारी थी एस चंद्रशेखर साहब ने दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी क्या थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो अगर ये बात किया जाए तो सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, आप नोट करते जाइए अगर आपके पास किताब हो गई तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए हर चीज को मैं लिख के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए लिखेंगे आपका समय बहुत होगा। अगर आप देख रहे हो तो आप अपने पास से कॉपी लेके नोट कर लीजिए, तो उसमें हम आपको बोलते जाते हैं, आपका हम जो ऑप्शन रहेगा उसको हम करवा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखिए हर चीज को हम लिख नहीं सकते, उसको हम आपको समझा देंगे बता के। ठीक है, कहते नहीं कि आपको कुछ चीज के लिए तपना पड़ेगा। अगर जिस पत्थर को उस छेनी से दर्द लगे, उस छेनी से डर लगे, उस छेनी से दर्द हो, वो कभी भी मूर्त का रूप नहीं ले सकती। तो किसी चीज को, कोई चीज हासिल करने के लिए आपको तपना पड़ेगा। अगर वही पत्थर आपका समझिए उसको छेनी से जब कर करके मूर्ति का रूप धारण कर दिया जाता तो लोग उसी को धार्मिक भावना से पूजा करने। देखिए सीधी सी बात है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित किसने दिया था? जैसे बिग बैंग जो सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत जो था, क्या था? बिग बैंग जो सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत ये किस लिए दिया गया था? समझ में आया आपको? बिग बैंग जो सिद्धांत था वो ब्रह्मांड से संबंधित है। समझ में आया? बिग बैंग का जो सिद्धांत था वो ब्रह्मांड से संबंधित है। किससे भैया? ब्रह्मांड से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से संबंधित है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। अब आपको देखिए आकाश गंगा किस रूप में है? मैंने आपको जब बताया था तो उसमें बोला था कि आकाश गंगा जो है, ये 10वां हो गया 11वां, आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा किस रूप में दर्शाई गई है? तो आपको हमने बताया था अगर उसका प्रश्न आएगा सर्पीलाकार। किस रूप में भैया? आकाश गंगा किस रूप में है? सर्पीलाकार। जिस हिसाब से सर्पीलाकार, समझ में आया आपको? तो हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में कुल 25 करोड़ वर्ष लगेंगे। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है, भाई देखिए जैसे सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का। जैसे हम देखिए सीधा नीचे देखिए, उपग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? ग्रह का। जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रही है? सूर्य का। तो उसी हिसाब से सूर्य किसका? आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य जो है आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा 25 करोड़ वर्ष लगेगा। समझ में आया आपको? देखिए वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्ती हो जाते हैं, वह सीमा समझ में आ रहा है? वह सीमा जिससे, समझिए सीमा जहां तारे का अंत हो जाता है, वह सीमा तारे का अंत हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको भैया? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। समझ में आया आपको? तो वह सीमा जिससे तारे का अंत हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है भैया? ब्रह्मांड से संबंधित है। समझ में आया? महाविस्फोट का सिद्धांत किससे है? महाविस्फोट। समझ में आया आपको? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समझ में आया? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किससे नापा जाता है? ध्यान दीजिएगा भैया, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसका भैया? प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। समझ में आया आपको? प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं आप? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड होती है तारों की। तो प्रकाश वर्ष, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए भैया प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया भैया? अब देखिए निम्नलिखित में इसमें सिमुलेट करने का किया गया है, मिलाने का दिया गया है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है भैया?
बृहस्पति है, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह कौन है? बुध है, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन कौन है? पृथ्वी की भगनी कौन है? पापा मम्मी जो भी पूछे तो शुक्र है। सौरमंडल का मध्यतम गति वाला ग्रह मंगल मारा है, लेकिन मंगल क्या है भैया? उपग्रह, बुध शुक्र नहीं, सूर्य का मंदतम गति वाला जो ग्रह है वो मंगल नहीं है। समझ में आया आपको? यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? यह सर्वप्रथम कौन बताया था कि सूर्य हमारा एक केंद्र है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है? समझ में आया? यह कौन बताया था? सूर्य केंद्र है, समझ में आया? सूर्य केंद्र है और पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। समझ में आया? सूर्य का चक्कर। कौन चक्कर? वो चक्कर मत समझिएगा, चक्कर कौन लगाते हैं? जैसे चक्कर लगता है ना कॉलेज में, स्कूल में, आप लोग भी लगाते हैं क्या? मत लगाया करिए। तो ये जो होता है सूर्य केंद्र है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये किसने बताया था भैया? कापरनिकस। कौन बताया था भैया? कापरनिकस ने बताया था। समझ में आया भैया? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ये तो आपको पता ही है। समझ में आया आपको? देखिए ग्रह के बारे में निम्नलिखित क्या सत्य है? ये देखिए अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों की देखिए हमेशा ग्रह में भैया कोई भी उनके अंदर नहीं, सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। समझ में आया? चाहे ग्रह की बात किया जाए, उपग्रह की बात किया जाए, सब बिना सूर्य के प्रकाश के कोई नहीं चमकता है। समझ में आया भैया? सूर्य के निकटतम ग्रह तो सब पता आ गया आपको। सूर्य ग्रहण कब होता है भैया? केवल अमावस्या के दिन ही होता है सूर्य ग्रहण। समझ में आया आपको? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है भैया? अगर सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात किया जाए, गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का भैया? सबसे शुक्र है। समझ में आया आपको? सबसे शुक्र ग्रह है। पूछेगा सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। समझ में आया भैया? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इवनिंग स्टार, शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब किसको कहा जाता है भैया? शुक्र को ही कहा जाता है। समझ में आया भैया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। समझ में आया आपको? भोर का तारा किसे? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। कितने? 23.5 अंश। समझ में आया कि नहीं? तो इसी झुकी के नाते ही मौसम परिवर्तन होता है, ये भी समझ जाइएगा। पृथ्वी के झुकने के ही कारण जब मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी के झुकने के कारण होता है। दिन रात जिस कारण होता है वह भू परिभ्रमण के कारण होता है, परिक्रमण नहीं, भू परिभ्रमण के कारण जो अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, उसी के कारण, परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात। समझ में आया? परिभ्रमण अपने अक्ष पे जैसे घूम रहे हैं, और परिक्रमण क्या हुआ? किसी का परिक्रमण लगा रहे हैं। तो पृथ्वी जो होता है परिक्रमण जब लगाएगी, जो परिभ्रमण अपने अक्ष पे जो घूमती है, उसी नाते जो होता है दिन और रात होते हैं। समझ में आया भैया? तो एक आज का जो प्रश्नोत्तरी था भैया, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक पार्ट इसका जो और रहेगा उसका प्रश्नोत्तरी का, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। एक पार्ट और प्रश्नोत्तरी चलाएंगे, इसके बाद आपका ज्योग्राफी का जो एस्ट्रोनॉमी रहेगा इसका खत्म हो जाएगा। समझ में आया? एक पार्ट बी भी देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।